Okay, good morning. Today we'll start with this example which we had left. Example 6.6. A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end hinged at the center, at the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? So, what is given? Magnetic field is equal to 1 Tesla, radius 1 meter, frequency which is nu. कैसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी? न्यू 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है ना. एक एंड हिंज्ड है सेंटर में और दूसरा ये जो है ये कितना है 1 मीटर है. और मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस एंड प्रेजेंट एवरीवेयर. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है. सो इट इज मेकिंग अ रिवोल्यूशन लाइक दिस. इसका रिवोल्यूशन कैसा हो रहा है? ऐसे घूम रहा है. अगर फिगर में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो जब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करेगा तो जैसा हम लोगों ने उस पर स्ट्रेट कंडक्टर में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है एक एंड की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे. इसके कारण में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. तो ये होने के कारण में क्या हो रहा है कि अब सपोज ये इसको मैं R लेता हूँ. R इज इक्वल टू 1 मीटर. अब मैं पूरे लेंथ की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट dr में है ना, इस स्मॉल एलिमेंट dr में कितना इंड्यूस हो रहा है ना. तो अपने EMF का फॉर्मूला क्या है? BLV. क्या है? BLV. अब V पहले अपने को पता करना है. V कैसे निकलेगा? हाँ, आपको फॉर्मूला ये क्या है? न्यू है ना. V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है ना. अब ओमेगा पूरा सब पुराना चीज याद करना पड़ेगा. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई न्यू होता है नहीं. तो ओमेगा हो गया 2 पाई न्यू और V इज इक्वल टू R ओमेगा. R हम लोग ये छोटा सा एक एलिमेंट लिए dr है ना. तो मुझे मिल गया V इज इक्वल टू dr इंटू ओमेगा यानी कि dr 2 पाई न्यू. ठीक है. तो ये विल मिल गया. B तो चेंज नहीं होगा. L की जगह हम क्या कर सकते हैं? dr. छोटा सा लेंथ लिया ना तो dr. तो मैं यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक स्मॉल EMF जो जनरेट हुआ है जिसको मैं बोलूँगा DE कितना हो गया? B dr और dr 2 पाई न्यू. ठीक है. करेक्ट आ रहा है. यही है. अच्छा, इसमें क्या हो गया, इन्होंने इसको ओमेगा ही रखा है. चलो पहले हम लोग इसको ओमेगा ही रखते हैं. dr इंटू 2 पाई न्यू को क्या रखा है उन लोगों ने? ओमेगा रखा है. तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ अभी? b इंटू dr ओमेगा. ठीक है. ओमेगा आर dr ओमेगा. सॉरी. V इज इक्वल टू dr ओमेगा, सॉरी R ओमेगा. V इज इक्वल टू R ओमेगा. ये गलत हो गया. ये क्या रहेगा? R ओमेगा और ये हो गया dr. D इज इक्वल टू B R ओमेगा dr. तो ये dr के लिए है और मेरे को पूरा लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. तो मैं
इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to r, मैं कैपिटल R कर देता हूँ, और b r ओमेगा dr। ठीक, अब इसमें b कांस्टेंट है और ओमेगा आपके क्वेश्चन में दिया कांस्टेंट है, देखो दिया ना। ओमेगा क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यू कांस्टेंट है। तो ये क्या लिखा है इसमें, रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, चेंज तो नहीं हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो बी और ओमेगा बाहर आ गया है ना, तो आर डी आर बचा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, बी ओमेगा 0 to r डी आर है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बी ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 2, r स्क्वायर अपॉन 2 0 to r। तो ये क्या हो गया, 1/2 b ओमेगा r स्क्वायर। ये हो गया EMF का फॉर्मूला। ठीक है, ये और भी क्वेश्चन में काम आएगा, तो इसको आप याद रखिए। हाँ, कैपिटल R होगा। ठीक है, बी ओमेगा आर स्क्वायर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, है ना, रखो तो। हाफ बी कितना था, 0.1 टेस्ला था क्या, 1। ओमेगा की जगह हम रखेंगे 2 पाई इंटू 50 न्यू, और आर है 1 स्क्वायर। तो ये 2 कैंसल, तो पाई इंटू 50, ये हो गया आंसर 50 पाई। इसका आंसर कैलकुलेटर लाओ, निकालिए, 50 इंटू 3.14। ठीक है, आंसर आ गया 157 वोल्ट, 157 वोल्ट। ठीक है, इसमें मेथड 2 दिया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसी में एग्जाम्पल नंबर 5.7 देखिए। अ व्हील विथ 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field Hg at a place. If Hg is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wire? Note that 1 Gauss is equal to 10⁻⁴। अब इसी फिगर को आप कंसिडर करिए, पहले एक स्पोक था, अब कितने हैं, 10 है ना। तो मैं ऐसे ही रफली बना देता हूँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 9, ये 8 हो गया, और ये 10 स्पोक है। अब R इज इक्वल टू कितना है, 0.5 मीटर है ना, 0.5, यानी R कितना हो गया, 0.5। और न्यू नहीं स्पीड है, नहीं न्यू है, ये क्या है, जहाँ रेवोल्यूशन दे दिया वो क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया। सो विथ अ स्पीड ऑफ, तो इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर मिनट दिया है, देखिए न्यू कितना दिया है, 120 रेव पर मिनट। तो हम इसको क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 60 रेव पर सेकेंड, तो क्या हो गया 2। न्यू कितना हो गया, 2। ठीक है,
बी दिया है, हाँ यहाँ पे बी देखिए क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब लास्ट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, किसी भी जगह पे अगर हम अपने आप को अलाइन कर ले मैग्नेटिक मेरिडियन से, है ना, जिधर पे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हो, है ना, तो कैसे कर सकते हैं उसको अलाइन? अरे कंपास से देखो, जिधर नॉर्थ दिखा रहा है और जो साउथ दिखा रहा है, यानी हम अलाइन हो गए। किससे अलाइन हुए? मैग्नेटिक मेरिडियन से, ज्योग्राफिक मेरिडियन से नहीं हुए। कौन से अरे उसके बाद में आप इसको कंपास को अगर आप ऐसा कर देंगे तो एक क्या होता है, ऐसा एक अगर जो कंपास है उसका निडल ऐसा झुक जाएगा या ऊपर हो जाएगा, जैसा भी उस दिन तो वो झुक जाएगा, वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप। अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कंपास लाके, ठीक है। मैं कंपास ऐसे रख रहा हूँ तो किस तरफ पे डायरेक्शन दिखा रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ वो डायरेक्शन दिखा रहा है। जैसे ही मैंने उसको ऐसा कर दिया तो वो क्या कराएगा, वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड जो अपना है इस पॉइंट में, जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल ऑफ डिप से हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी एक पॉइंट है, सरफेस है सपोज यहाँ पे, है ना, तो एंगल ऑफ डिप क्या दिखाएगा? ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें कि हॉरिजॉन्टल है और ये जो व्हील है इट इज रनिंग थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, इन अ प्लेन नॉर्मल टू यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मल। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है तो व्हील कैसे है? ऐसे है, समझ में? तो जस्ट ये जो डायग्राम है वो करेक्ट है। ये जो डायग्राम बना हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये व्हील कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है। समझ में आ गया? इसमें 10 स्पोक्स हैं 0.5 का। तो हमारा वो जो फॉर्मूला था जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, E इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये वैलिड है इसमें, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पे, B कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गॉस है तो 0, हाँ, तो 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओमेगा यानी 2 पाई न्यू, 2 इंटू पाई इंटू 2, और R हो गया 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसल, निकालो इसकी वैल्यू। 6.28 इंटू 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ये एक स्पोक का हुआ, तो 10 स्पोक का कितना होगा? या गलती हो रही है, ये EMF है। अब देखो सारे स्पोक्स एक तरीके से पैरेलल कनेक्शन में है ना। इस पॉइंट से ये सारे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, अब ये देखो सब पैरेलल है, क्योंकि इनका पॉजिटिव अगर ये है तो सारे पॉजिटिव जुड़े हैं और सारे नेगेटिव जुड़े हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं जुड़ा है। तो इसके मतलब ये है कि जो EMF यहाँ पे है वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। तो टोटल EMF कितना होगा? इतना ही होगा जितना हम निकाले, 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो दिस इज द टोटल EMF जनरेटेड, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा इसी से रिलेटेड। चलो मैं पढ़ूं। A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km/h. What is the voltage difference developed between the ends of the wings having a span of 25 meter if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10⁻⁴ Tesla and the dip angle is 30 degree?
ठीक है, समझ में आया? तो एक जेट प्लेन है, कहाँ जा रहा है वो? टूवर्ड्स वेस्ट। तो सपोज मैं यहाँ पे ऐसा बना लेता हूँ, ये नॉर्थ है, तो ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे बोल देता हूँ कि ऐसे प्लेन है, ठीक, उसकी स्पीड क्या है? 1800 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। कितना 5/18 करते हो क्या? क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है, कितना हो गया? 500 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी मिल गई 500 मीटर पर सेकंड। ठीक, और क्या दिया इसमें? विंग स्पैन दिया है। विंग स्पैन यानी विंग स्पैन क्या होता है? जो पंख होते हैं ना प्लेन के, वो एंड टू एंड कितना लंबा है दोनों साइड से, तो वो कितना दिया हुआ है? तो मैं इसको क्या बोलूँगा? एल। कितना है? 25 मीटर, है ना? क्या बोल रहा है? वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट, ये एंड टू एंड कितना वोल्टेज डिफरेंस है। तो एक तरीके से ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये अपने को नहीं मालूम। अब E इज इक्वल टू बी एल वी। बी हाँ, अब देखो वो क्या दिया है? बी, कौन सा बी है? वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। उस लोकेशन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। हमको उस लोकेशन में क्या चाहिए? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डिप, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस पॉइंट पे देखते हैं, है ना? तो वो बोल रहे हैं कि एट 30 डिग्री एंगल, है ना, ये जो है B है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। मुझे क्या चाहिए? ये कंपोनेंट चाहिए, तभी तो ये इसको क्रॉस करेगा ना परपेंडिकुलर, है ना? तो ये क्या होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? B sin थीटा होगा, B cos थीटा होगा। एंगल तो मैं ये बताया हूं ना, B वर्टिकल एंगल ऑफ डिप, सॉरी गलत हो गया। एंगल ऑफ डिप क्या है? हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल नीचे जाता है उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। मैं वर्टिकल कंपोनेंट से बना दिया था, गलती हो गई थी मेरे से। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH और ये BV, है ना? तो BV क्या होगा? B sin थीटा। तो BV इज इक्वल टू B sin थीटा भी नहीं बोलते, एंगल ऑफ डिप को क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका नोमेनक्लेचर क्या है? डेल्टा। तो BV मिल गया मुझे, कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू हाफ, ठीक। तो अब मुझे आप EMF निकाल के बताओ, है ना? BLV 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25 इंटू 500, बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 3.125। 31,250 इंटू 10⁻⁻4। तो 4 डेसिमल प्लेस इधर कर दो, तो क्या हो गया? 3.125 वोल्ट। ठीक, क्लैरिटी? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना?
एक CBSE में ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं आपको करवा देता हूँ, जो एग्ज़ाम में आया था, उसको भी आप कर लो। So here in this question what is given is the aeroplane is flying from west to east, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर बना देता हूँ, ऐसे जा रहा है ना, वेस्ट टू ईस्ट, और ये विंग स्पैन जितना है 20 मीटर, और इसकी वेलोसिटी क्या है 900 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दिया है BH। तो मैं अगर इस पॉइंट में लेता हूँ तो क्या दिया हुआ है, BH दिया है, ये दिया हुआ है ना। एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप क्या है 30 डिग्री। तो ये क्या है, मुझे क्या चाहिए, तो और क्या निकालना था, मैं आपको पहले ही बोला था, ये वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जाएगा तभी तो EMF जनरेट होगा। हाँ, मुझे चाहिए BV, कैसे निकालोगे, हाँ तो लगाओ ना भाई, है ना। तो यहाँ पे BH कितना है, 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, है ना। और BV चाहिए तो क्या लगा दोगे आप, 10 डेल्टा, है ना, ये डेल्टा है। BV अपॉन BH इज इक्वल टू 10 डेल्टा। हाँ, तो यहाँ पे इससे अपन कैसे आया, समझ में आया ना भाई राघवेंद्र, 10 डेल्टा क्यों आया। अगर लंबा तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, B क्या है, BH क्या है, BH इज B cos 30, B cos 30, ठीक है। और BV क्या है, B sin 30। तो देखो दोनों को डिवाइड कर दो, BH अपॉन B, BH क्या है B cos 30, और ये क्या है B वर्टिकल, B sin 30, से B कैंसल, तो BV क्या हो जाएगा, ये 1/1030 है, 1/1030 है ना। BH इज इक्वल टू B cos 30, BV इज इक्वल टू B sin 30, तो BV क्या हो जाएगा, BH tan 30। तो BH कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1030 कितना होता है 1/√3, तो ये अपॉन √3 हो गया, ये निकल आया। अब तो सिंपल है, अब क्या है EMF B है 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन √3, L 20, और ये 250। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.44 वोल्ट। कितना आएगा 1.44 वोल्ट। तो ऑलवेज पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन डिटेल्स, क्या दिया हुआ है और आपको चाहिए क्या, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल इतना ही, अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। तो नया टॉपिक है ओके। सबसे पहले एडी क्या होता है, ये कहाँ से पता चला भैया धीमा होता है करके।
ओके चलो, आप कभी जैसे पॉन्ड में, तालाब में या कहीं जैसे स्टिल वाटर है, झील है, ठीक है, उसके किनारे खड़े हो और एक पत्थर उठा के पानी में फेंक दिया, क्या होगा आपको, क्या दिखेगा पानी में? एक सर्कुलर लहर टाइप की जनरेट होगी, ठीक है। सेंटर जहाँ पे आपने पानी फेंका, पत्थर फेंका, उसके चारों तरफ ऐसा जनरेट होता है ना, ऐसे, और ये बढ़ते जाता है। ये स्टार्टिंग सेंटर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बाहर जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो हाइट है वो कम होते जाती है और फिर फैल जाता है ना। इसको बोलते हैं एडी। इसको क्या बोलते हैं? एडी। स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर और फैलते जाता, प्रोपेगेट होता है और एंड में जाके वो शांत हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एडी। ओके, एडी करेंट्स का एक तरीके से डिस्कवरी एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है फौकाल्ट, ठीक है। वो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए कभी कभी इस करंट को क्या बोलते हैं? फौकाल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको मतलब समझ में आ गया एडी क्या होता है, ठीक है। अब एक पहले थोड़ा समझते हैं एक्सपेरिमेंट से कि ये एडी करंट्स क्या है और क्यों जनरेट होता है, ठीक है। एक सपोज परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब तक उसमें करंट पास होता है तब तक उसमें मैग्नेटिज्म रहता है। जैसे ही करंट पास होना बंद हो जाता है तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो सपोज एक ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ नॉर्थ या बोल देते हैं साउथ। इसमें क्या दिया है बुक में? साउथ दिया है, तो इसको साउथ बोल देते हैं। और एक उसके इन नॉर्थ, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी ये आपको समझ में आ गया, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक रूफ से एक धागा बांध दिया, ऐसे रूफ से धागा लटका दिया और उसके एंड में क्या लगा दिया? एक कॉपर प्लेट, ठीक है। इट कैन स्विंग, पेंडुलम जैसा स्विंग कर सकता है वो, है ना, ठीक है। तो सपोज मैं एक रूफ से धागा बांध के एक कॉपर के प्लेट को ऐसा लिया, छोड़ दिया। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, तो पेंडुलम का एक टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना, और वो स्विंग करते जाएगा, स्विंग करते जाएगा, तब तक स्विंग करेगा जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है, तब तक स्विंग करेगा। लेकिन इसके स्विंग में कभी ऐसा लगेगा कि वो ऐसे करते यहाँ धीरे हो गया, फिर इधर आगे बढ़ गया, फिर ऐसा नहीं होता है। एकदम फ्रीली ये स्विंग करेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ रुक गया था, कि यहाँ, है ना। एक बार काइनेटिक मोशन आया, काइनेटिक एनर्जी उसका जैसे जैसे करेगा तो एकदम स्मूथली स्विंग करेगा वो। अब इसमें जब हम लोग इसको स्विंग करा रहे हैं, इस कॉपर प्लेट को, कॉपर प्लेट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है, इट इज़ अ कंडक्टर। इसको स्विंग कराएंगे तो जब तक ये पोल के बाहर है तब तक तो स्मूथली स्विंग करता है, लेकिन जैसे ही पोल के पास आता है तो स्लो हो जाता है ना। और जैसे ही फिर इस के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, फिर अपने नॉर्मल एनर्जी से स्विंग करता है। और ऐसा करके अगर मैं ऐसा छोड़ूं और ये सपोज अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो 10 बार स्विंग करेगा सपोज रुकने से पहले, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, सिर्फ 2 या 3 बार स्विंग करके वो मैग्नेटिक फील्ड में रुक जाता है। ये क्यों हो रहा है ऐसा?
मैग्नेट की वजह से एनर्जी गेन करेगा तो और फास्ट होना चाहिए ना। हाँ एकदम, ये चीज़ें सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बस वो चीज़ याद करना है और उससे समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर EMF माइनस d∅/। तो ये माइनस क्यों लगा है भाई, ये आपको तो मालूम है। लेंज लॉ क्या बोलता है? हाँ, मोशन को अपोज नहीं करेगा, इट अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन, यानी जो करंट है उसके कारण करंट जनरेट होगा, इस EMF के कारण में करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? एडी करंट ये इंड्यूस्ड EMF के कारण में एक इंड्यूस्ड करंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा हमेशा? इट विल अपोज द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे अगर स्विंग कर रहा हूँ तो जैसे यहाँ पे एंटर करता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी है ही नहीं तो जीरो है ना। एरिया वैसे ही है और एंगल भी चेंज होगा, जब अगर से अंदर जाएगा तो एंगल भी चेंज होगा। तो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है और एंगल थीटा भी चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण में एक EMF इंड्यूस हो रहा है इसमें, और EMF इंड्यूस होने के कारण में इसमें एक करंट भी इंड्यूस हो रहा है ना। तो उसका अपना डायरेक्शन अपन जो राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उससे निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है ना, तो राइट हैंड लगाना है ना। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं अगर ऐसा लगा देता हूँ तो करंट ऐसा जा रहा है अब, है ना। तो लेकिन क्या होगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस। करंट कैसे फॉर्म होगा? अगर ये ऐसा अंदर जा रहा है, इट विल फॉर्म लाइक एडीज। क्या करेगा? ये एडीज फॉर्म करेगा। समझ में आ गया? तो ये ऐसा जाएगा और जब वापस आते रहेगा तो उसका करंट का डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? हाँ, मोशन इधर हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जो अभी ये क्लॉकवाइज है वह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये समझ में आ गया? और इसके कारण क्या होगा? फोर्स भी जनरेट होगा, है ना। फोर्स क्या करेगा? इसके मोशन को स्टॉप करेगा और थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब बिकॉज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लेंज लॉ के कारण इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल मोशन से मैकेनिकल एनर्जी हैज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके कारण क्या होगा? ये कंडक्टर को गर्म भी कर देगा। तो एडी करंट से क्या हो जाता है? वो कंडक्टर की हीटिंग हो जाती है। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी है, उसको हम पढ़ेंगे। अब ये क्या है, अगर सपोज मैं मान के चलूँ कि ये डिसएडवांटेज है, हीट हो रहा है तो मेरा डिसएडवांटेज है, तो व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन द एडी करंट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर कंटिन्यूअस इतना बड़ा प्लेट है तो इसमें एडी करंट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा, मुझे मिनिमाइज़ करना है इसको, तो क्या कर सकते हैं? तो इसको क्या कर दूंगा मैं? इसको लेमिनेट कर दूंगा, यानी छोटे छोटे इसका जो कंटिन्यूअस एरिया जो है ना उसको हम क्या कर देते हैं? छोटे छोटे इसके सेगमेंट काट देते हैं ऐसे। क्या कर दिया? इसके सेगमेंट काट दिए छोटे छोटे। अभी छोटे छोटे एडीज बनाएगा। पहले जो इतने बड़े एडी बन रहा था, अब क्या होगा? क्योंकि इसको एरिया नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा? ये छोटे छोटे एडीज बनाएगा, और छोटे छोटे एडीज बनाएगा ना, छोटे छोटे हीट लॉस होंगे। एडी करंट से हीट लॉस होता है। तो ये जब स्विंग करेगा तो पहले वाला जितने जल्दी रुक गया था उससे ज़्यादा देर तक चलेगा। ये स्विंगिंग होगी जो, ये ज़्यादा देर तक होगी। तो ये दो एक्सपेरिमेंट
है, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एडी करंट में लिखना क्या है आपको, है ना। तो ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी यही होगा। अब इसका डिसएडवांटेज है कि भाई ये हीट लॉस हो रहा है, और हीट लॉस हो रहा है इसका मतलब मैंने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें क्या वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसमें लॉस ना हो, जितना हाई वोल्टेज गया उसके करस्पॉन्डिंग जितना लो वोल्टेज जाना है उतना जाना चाहिए, बीच में कोई एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि कॉइल्स यूज़ करते हैं, इंडक्शन कॉइल से ही ट्रांसफार्मर का जो है फंक्शन, आगे पढ़ेंगे उसको। तो उसमें भी ऐसे एक कोर बनाना पड़ता है, कोर जिसके ऊपर में कॉइल लिपटा है। अब वो कोर सॉलिड रहेगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, वो गर्म हो गया तो पूरी हीट लॉस हो गई, हीट लॉस हो गई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो गया। मुझे गर्म नहीं करना है, बस उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करें, जो कोर होता है ना उसको कभी इंटरेस्ट हो तो आप कोई इलेक्ट्रिकल सामान है उसको खोल के देखना आप, है ना। तो उसको क्या करते हैं कि जैसे मुझे एक कोर बनाना है, ऐसा सपोज एक क्यूबिकल कोर बनाना है जिसमें कॉइल लपेटनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अच्छे से बना के दिखाते हैं। इसको क्या कर देंगे, इसको मैं ना पतले 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 पीसेस में डिवाइड कर देता हूं। और इन दोनों को इसके बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं। ये जो इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेशन। और इनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो इंसुलेटर, वो डाल दे के ऐसा कोर बना दूंगा। तो क्या होगा कि एडी करंट्स जो हैं उनको एरिया कम मिल रहा है, अब इनको एरिया कम मिलेगा, तो इसके कारण में एडी करंट्स कम जनरेट होंगे। आप जनरली कोई बेल बजता है या उसके अंदर में ना एक वो लगा रहता है, कॉयल कोर रहता है, तो आप उसको देखेंगे तो वो ऐसे टाइप के पीसेस रहते हैं, पतले पतले, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पीसेस को जोड़ के एक कोर बनाते हैं जिस पे कॉयल लपेटते हैं। इससे क्या होता है कि एडी करंट लॉस कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस फैक्ट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एडी करंट्स in the metallic cores of transformers, electric motors and other such devices such as coil, in which a coil is to be wound over metallic core, है ना। तो ये ऐसा कहाँ, ये डिज़ाइन कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी डिवाइस जहाँ पे आपको कोर बांधना है। जैसे कि फ़ैन के अंदर में भी कॉयल रहता है ना, तो कॉयल को जो मेटलिक कोर है वो भी लैमिनेटेड रहेगा, ठीक है। लैमिनेटेड का मतलब है पतले पतले पीसेस में बटा रहेगा और उसको एक साथ जोड़ के फिर उसके ऊपर में कॉयल लपेटते हैं, ठीक है। सो एडी करेंट्स आर अनडिजायरेबल सिंस दे हीट अप द कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सपोज पंखा चलाना है, ठीक है, लेकिन जैसे वो कॉयल में गया और वो हीट कर दिया, तो जितनी एनर्जी पंखे को घुमाने में लगनी है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो गया हीट करने में। उसको मुझे हीट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी देनी है, पंखा घुमाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आधी एनर्जी हीटिंग में जा रही है और आधी एनर्जी फिर घुमाने में जा रही है, तो लॉस हो रहा है ना। सो एडी करेंट्स आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेशंस ऑफ मेटल टू मेक अ मेटल कोर। द लैमिनेशंस आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मटेरियल लाइक लैकर। लैकर क्या, पेड़ के जो होते हैं ना, हाँ लाशा बोलते हैं जिसको, उसको लैकर बोलते हैं, है ना। द प्लेन ऑफ द इंसुलेशन मस्ट बी, लैमिनेशन मस्ट बी अरेंज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको अरेंज कैसे करना है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड करना है,
So this arrangement reduces the strength of the eddy currents, since the dissipation of the electrical energy into heat depends upon the square of the strength of the electrical current. The heat lost is substantially reduced. H is equal to I square R होता है. जब एडी करंट ही कम प्रोड्यूस हुआ तो उसका जब स्क्वायर कर देते हैं तो और कम हो जाता है ना. जैसे 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.01 है ना. 0.1 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.01. तो अगर ऐसे उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाती है, तब वो हीट लॉस कम होता है. ठीक, तो ये था उसका डिसएडवांटेज. अब इसका एडवांटेज हो सकता है क्या? क्या हो सकता है एडवांटेज? चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ. जैसे ट्रेन है, ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक में और उसको ब्रेक करना है ना. तो ब्रेक लगाने के लिए क्या करेंगे? उसके व्हील में एक ब्रेक शू रहेगा जिसको जो ड्राइवर है प्रेस करेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा ब्रेक शू और व्हील में, और फ्रिक्शन होगा उसके कारण में क्या होगा कि वो व्हील के जो रोटेशन है उसको कम करेगा. लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि वो जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है तो वियर एंड टियर हो रहा है. व्हील का भी वियर एंड टियर हो रहा है और ब्रेक्स का भी वियर एंड टियर हो रहा है. और दूसरा, झटके से रुक रही है गाड़ी, और इतनी लंबी गाड़ी है, अगर ट्रेन बहुत लंबी है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको रोकने के लिए. तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई कोई ऐसा तरीका कि नॉन कांटेक्ट मेथड से व्हील की स्पीड कम करनी है. अल्टीमेटली करना है ट्रेन को रोकने के लिए क्या करना है? व्हील की स्पीड कम करनी है ना. तो नॉन कांटेक्ट मेथड क्या होता है? जो व्हील के नीचे में, ये सॉरी जो ट्रेन के नीचे जो बेस है वहाँ पे क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. व्हील ऐसे घूम रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसा है, परपेंडिकुलर चल रहा है ना. तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो व्हील पूरी मेटलिक है, तो व्हील में एडी करंट जनरेट होता है. एडी करंट्स, जैसे अगर व्हील ऐसे घूम रही है और मैंने एडी करंट, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट को जनरेट वो कर दिया, ऑन कर दिया, तो उसके कारण में क्या होगा? ये घूम रही है ऐसे, तो एडी करंट क्या करेगी? कोशिश करेगी फोर्स उल्टा लगाने की कोशिश करेगी, तो व्हील का जो मोशन है स्लो हो जाएगा और वो अल्टीमेटली मैकेनिकल ब्रेक भी होता है, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंटली इसको एडी करंट से भी ब्रेकिंग करते हैं. तो लेंस लॉ तो ऑटोमेटिकली लगता है. हाँ, तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड above the rails in some electrically powered trains. When the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rails oppose the motion of the train. As there are no mechanical linkages, the braking effect is smooth. ठीक है, एक एडवांटेज ये हो गया. दूसरा, आप अपने घर में देखे होंगे इंडक्शन प्लेट होता है. गैस की जगह हम लोग आजकल यूज़ करते हैं ना. तो इंडक्शन प्लेट में क्या हो रहा है? जैसे भी आप बर्तन, उसके ऊपर नीचे में कॉइल लगा हुआ है, प्लेट के नीचे में क्या लगा है? मैग्नेटिक कॉइल. जैसे मैं ऑन करूँगा तो वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसके ऊपर में जैसे ही मैं कोई बर्तन लगा, मेटलिक ही काम करता है, और ज़्यादातर कौन से? आयरन वाले मेटल के काम करते हैं. एल्यूमिनियम रखोगे तो गर्म नहीं होगा, है ना. तो वो मेटल जैसे ही रखा, तो एक मेटल शीट रख दिया मैंने, जैसे मैंने बताया था ना, मेटल शीट रख दिया. अब उसके कारण में क्या हो गया? वो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ गया तो उसके अंदर एडी करंट्स जनरेट हुए, और एडी करंट्स जनरेट होने के कारण वो मेटल हीट हो गया, तो आप उसमें कुकिंग कर सकते हो. तो इंडक्शन प्लेट क्या है? इसी एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है. तीसरा, गैल्वेनोमीटर. कई बार गैल्वेनोमीटर को जो क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? It only either detects or measures the presence of current. गैल्वेनोमीटर को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है या फिर एमीटर बनता है, जो कि लार्ज करंट को मेजर करता है. बट एक्चुअली में स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं. अब गैल्वेनोमीटर कई बार क्या होता है कि सपोज उसके अंदर में अगर हमने कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया, जैसे हम सॉफ्ट कोर यूज़ करते हैं. सॉफ्ट कोर क्यों यूज़ करते हैं? पहला रीज़न उसका सॉफ्ट कोर यूज़ करने का कि वो सारे जितने भी मैग्नेटिक लाइंस हैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सेंटर की तरफ चले जाते हैं मैग्नेट, उसके सेंटर से पास होते हैं, और वो सिलेंड्रिकल है
तो उसका मतलब क्या है, इट मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द कॉयल। हमेशा कॉयल से एंगल 90 डिग्री हो जाता है। दूसरा, एडी करंट जनरेट करता है। तो जो पॉइंटर जो है, अगर उसको स्टेबल होने में बहुत समय लग रहा है, ऐसे हिलते रहेगा तो मैं तो मेजरमेंट ही नहीं ले पाऊंगा ना, ऐसे फिर वापस फिर ये, तो जब तक रुकेगा नहीं तब तक मेजरमेंट नहीं होगा। इस एडी करंट से, उसके मेटलिक कोर से क्या एडी करंट जनरेट होता है, तो बहुत जल्दी स्टॉप कर देगा उसको। जो है ना, आपके पॉइंटर को स्टॉप होना ज़रूरी है, तभी तो मेजरमेंट लोगे। तो एडी करंट जब जनरेट होता है उसके कोर के अंदर, तो वो बहुत जल्दी उसके पॉइंटर को स्टॉप कर देता है और आपको रीडिंग मिल जाती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है कि जो मेटल है, सपोज उसको पिघलाना है या गर्म करना है या पिघलाना है, तो क्या करेंगे? कोयला लाएंगे, ये सब करेंगे और उसको बहुत देर तक उसको हीट करेंगे, उससे हीट जनरेट होगा तब वो पिघलेगा। लेकिन कुछ मेटल्स एडी करंट के कारण गर्म हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक ऐसा बड़ा सा बर्तन बनाते हैं जिसमें पूरे कॉइल लपेट देते हैं। ठीक है, उसके अंदर कॉइल लपटा हुआ, और इससे हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट उसके अंदर पास करते हैं। और उसके अंदर जैसे ही वो एक तरीके से वो भट्टी बन गई, उसके अंदर कोई भी मेटल डालेंगे तो बिकॉज ऑफ एडी करंट्स वो गर्म हो जाएगा, और इतना गर्म हो जाएगा कि वो पिघल जाएगा। तो ये काम भी हो जाता है उससे, एडी करंट से। सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। लेकिन हम जो नॉर्मल अपने घर के जो अप्लायंसेज हैं, उसमें हम एडी करंट्स को बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इट विल वेस्ट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इज दिस क्लियर? कोई डाउट? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसका नोट्स मैं दे दूंगा, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक।